हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। मैं हूं धर्मवीर गुप्ता और कैमरे के पीछे अविनाश सिंह राजपूत। पिछले वीडियो में हमने आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री के बारे में बताया था और साथ ही साथ यही बताया था कि उसको किसने कब और क्यों तोड़ा था। इस वीडियो में हम उसी पागल सन के कमांडर के बारे में बात करने वाले हैं, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तुर्की के एक ट्राइब खल से बिलोंग करता था और 200 सालों से अफगानिस्तान में ये ट्राइब होने के कारण इसका जन्म भी अफगानिस्तान में हुआ और ये अफगानी तुर्क बन गया। उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं था, जिसके कारण उसने सेना ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन उसके दुबले पतले कमजोर शरीर के कारण और घुटनों से भी नीचे जाते हुए हाथों के कारण आर्मी से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले उसको महमूद ऑफ गजनी ने निकाला और दूसरे बार जब वो मोहम्मद घोरी के बारे में जानता है कि वो हिंदुस्तान पे आक्रमण करने जा रहा था, तो वहां से भी उसको निकाल दिया जाता है। 2 बार नकारे जाने के बावजूद बख्तियार खिलजी हार बिल्कुल भी नहीं मानता है और वापस से अपने ट्राइब के पास जाकर के कट्टर युवाओं की सेना तैयार करता है और भारत आक्रमण पे निकले मोहम्मद घोरी के पीछे पीछे वो भी निकल जाता है। वो जहां भी अटैक करता है वो खुद को मोहम्मद घोरी का सबऑर्डिनेट बनाता है, ना कि कमांडर, क्योंकि उसको डर था मोहम्मद घोरी से। और इसी के एवज में मोहम्मद घोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उससे टैक्स लिया करता था। जितना भी लूट बख्तियार खिलजी मचाता था उसका अराउंड 50% हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक लिया करता था। 1192 में तरैन के दूसरे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं और मोहम्मद घोरी उनको अपने साथ अफगानिस्तान के काबुल बंदी बना करके ले जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का कार्यभार संभाल देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि खिलजी को पहले से ही जानता है, वो उसको दीवाने अर्ज की उपाधि देता है अपनी सेना में, जो कि काफी छोटी पोस्ट होती है और बख्तियार खिलजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो प्रेम पूर्वक इस ऑफर को ठुकराता है और बदायूं चला जाता है और मलिक हिजवार के अंडर काम करना शुरू कर देता है। इसी दौरान अवध के गवर्नर मलिक हुसैन को उसके ऊपर नजर पड़ती है और उसकी काबिलियत को पहचानते हुए उसको मिर्जापुर का क्षेत्र दिया जाता है संभालने को, जिसके बाद उसको अथाह इज्जत और पैसे मिलती है। उस पैसे का इस्तेमाल वो एक बड़ी सी सेना बनाने में करता है और बिहार और बंगाल को कूच करने निकल जाता है। बिहार और बंगाल के पीछे जाने का रीजन ये था, अभी तक जितने भी तुर्किश इन्वेडर्स आए थे वो सभी पंजाब, सिंध, गुजरात और दिल्ली तक ही सीमित रह जाते थे। अभी तक एक भी तुर्किश रूलर ने बंगाल और बिहार की तरफ या फिर ईस्टर्न इंडिया की तरफ रुख नहीं किया था। बख्तियार खिलजी जब बिहार और बंगाल पर कूच करने को निकलता है तो उस वक्त बिहार बंगाल में सेन डायनेस्टी का राज था और 80 वर्षीय लक्ष्मण सेन राजा था, जो कि काफी कमजोर था और इसी कारण बिहार बंगाल की जमीन बिल्कुल खुली मैदान थी उसके लिए। 1192 में गवर्नर से अप्रूवल मिलने के बाद सिर्फ 1 साल के में ही उसने 12,000 की क्रूर सेना तैयार की और बिहार बंगाल को कूच करने निकल गया। और उसका सबसे पहला विक्टिम बना बिहार शरीफ में पाल डायनेस्टी के द्वारा बना हुआ ओदनपुरी विश्वविद्यालय, जहां पर उसने न सिर्फ नरसंहार किया बल्कि बौद्ध मिनिस्ट्रीज को तोड़ करके अपने विजय रूपी किले को बनाया। ओदनपुरी विश्वविद्यालय को तहस नहस करने के बाद और वहां पर अपना किला बनाने के बाद वो वापस से मिर्जापुर आ जाता है और उसको नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती है। इसको जानकर के वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ जो भी कुछ करता है वो आपको आई लिंक पे बटन मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहीं नहीं रुकता है, विक्रमशिला चला जाता है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी तहस नहस कर देता है बुरी तरीके से। और ये सब करने का कारण बस इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को तोड़ने के बाद वो नादिया की तरफ कूच कर देता है, जो कि लक्ष्मण सेन की कैपिटल थी। नादिया पे हमला की खबर सुनते ही लक्ष्मण सेन डर जाता है और नदी को पार करके वो अपने दूसरे कैपिटल सोनारगांव, जो कि अभी ढाका के नाम से जाना जाता है, वहां भाग जाता है। कहते हैं कि खिलजी इतना ज्यादा गुस्से में था कि अपनी 12,000 सैनिकों से आगे निकलते हुए मात्र 18 सैनिकों के साथ हमला कर देता है किले पे और लक्ष्मण सेन इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खाना अपने बीच में छोड़ करके और साथ ही साथ अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ करके भाग जाता है। उसके बाद बख्तियार खिलजी बहुत ही बुरी तरीके से उस शहर को लूटता है, बहुत ही बुरी तरीके से नरसंहार करता है, इस्लाम धर्म का प्रचार करता है और वापस से चला जाता है मिर्जापुर। और मिर्जापुर जाने के बाद वो लखनौती, जो कि अभी मालदा के नाम से जाना जाता है, उसको अपना कैपिटल बनाता है, सो दैट वो मिर्जापुर, अवध और बिहार के नजदीक ही रहे हमेशा। मिर्जापुर से वो बदायूं जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का वेलकम करता है, जो कि कलिंजर के युद्ध से वापस आया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक को 20 हाथी गिफ्ट करता है और जिसके बाद कुतुबुद्दीन उसको अप्रिशिएट करता है और साथ ही साथ उसको सपोर्ट करता है ईस्टर्न कूच को जाने के लिए। ऐबक से अप्रिशिएशन पाने के बाद उसके हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते हैं और 12,000 की सेना लेकर के वो तिब्बत पे कूच करने को निकल जाता है। उसका मोटिव ये होता है कि वो तिब्बत के रास्ते तुर्किस्तान जाने का एक रास्ता बना ले, सो दैट उसको दिल्ली सल्तनत अवॉइड करना पड़े। वो बिल्कुल एक अपना अलग शासन बनाना चाहता है। जब वो तिब्बत को कूच करने के लिए निकलता है तब उसको बीच में
कामरूप की धरती से होकर के जाना पड़ता है, जिसको अभी हम लोग असम के नाम से जानते हैं। उस वक्त कामरूप के राजा पृथुदेव सिंह जी थे, जिन्होंने को बोला कि आप 1 साल के बाद आओ, मैं भी आपके साथ तिब्बत को कूच करूंगा। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता है और 10 दिन तक लगातार भागमती नदी के किनारे किनारे चलते रहता है अपनी 12,000 सेनाओं को लेकर के। उसको कहीं से भी नदी पार करने का मौका नहीं मिलता है। लगातार 10 दिन चलने के बाद फाइनली एक जगह उसको छोटे से पतला सा पत्थर का पुल मिलता है, जिसको पार करके वो कामरूप की तरफ बढ़ जाता है। कामरूप की जो कि धरती बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, वो समतल जमीनों की तरफ बढ़ते जा रहा था और बढ़ते बढ़ते उसने अचानक से किले पे हमला कर दिया। उसको बिल्कुल यही लगा था कि जिस तरीके से लक्ष्मण सेन डर के भागा था और वहाँ की जनता ने लक्ष्मण सेन का सपोर्ट नहीं किया था, उसी तरीके से पृथुदेव सिंह जी भी डर के भाग जाएंगे और यहाँ की जनता उनको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन शायद वो भूल गया था कि कामरूप अपने किलेबंदी के लिए जाना जाता था। उसको अंदर आने देना पृथुदेव सिंह जी की एक रणनीति थी और अंदर आने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल ट्राइब थे, उन सभी ने हथियार उठाया और बख्तियार खिलजी की सेना पे 2 तरफा हमला किया। उसी वक्त वहां से मात्र 15 मील की दूरी पे कर्मपतन नाम का एक ब्राह्मण समाज रहा करता था, जिसने भी पृथुदेव सिंह जी की पूरी हेल्प की और बख्तियार खिलजी पे हमला किया। इस अचानक से हमलों को बिल्कुल भी बख्तियार खिलजी सहन नहीं कर पाता है और बिल्कुल ही समझ नहीं पाता है और पीछे हटने का डिसीजन लेता है और यही उसका डिसीजन बहुत ही गलत हो जाता है। वहां से भागने के बाद वो वापस से भागमती नदी के किनारे चला जाता है और रास्ते में उसके ऊपर लगातार लोकल ट्राइब्स का हमला होते रहता है। भागमती नदी के किनारे पहुंचने पर उसको पता चलता है कि जिस पुल को पार करके वो कामरूप में एंटर किया था, वो पुल टूटा हुआ था और उसके रीइंफोर्समेंट के सारे सोर्सेज खत्म हो चुकी थी। वो कैसे भी करके अपने आप को एक मंदिर में छुपा लेता है, लेकिन पृथुदेव सिंह जी को ये पता चल जाता है। पृथुदेव सिंह जी तुरंत उस मंदिर की घेराबंदी शुरू कर देते हैं बांसों से, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से खिलजी वहां से भाग निकलता है और 12,000 की सेना लेकर के कूच करने को निकले खिलजी नदी पार करते वक्त मात्र 100 सैनिकों के साथ ही नदी पार कर पाता है। इस करारी हार के बाद वो वापस से मिर्जापुर या अवध ना जाकर के देवकोट में ही रुक जाता है, जो कि अभी करेंटली बांग्लादेश में है, दिनाजपुर नाम से जाना जाता है उसको। वहीं पर वो रुक जाता है और भयंकर डिप्रेशन में चला जाता है। एकदम किसी से भी बात नहीं करना, किसी भी जनरल को कोई ऑर्डर नहीं देना, अपने किसी भी हेल्पर से किसी भी तरीके की बात शेयर न करना। वो लगातार बेड पे ही लेटा रहता है या फिर इधर उधर घूमते हुए बस सोचते रहता है, ना खाना खाता है ना कुछ भी। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके उसका कमांडर मीर कासिम, जिसको वो तिब्बत पे कूच करने से पहले बंगाल का जनरल बना करके गया था, वो उसे मिलने आता है। उसकी हालत को देख करके वो समझ जाता है कि अब इससे बिल्कुल भी शासन होने वाला नहीं है और सही मौका देख करके वो उसको खंजर से मार डालता है। और इसी के साथ बख्तियार खिलजी की क्रूर, निर्दय और संकीर्ण उद्देश्यों का खात्मा हो जाता है। इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म करने का समय आ गया है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें कि अगला वीडियो हम लोग किस पे बनाएं और ये भी कमेंट करें कि हम लोग और क्या इम्प्रूव करें।